ये तस्वीरें भारत और सिंगापुर की मजबूत साझेदारी की झलक है। दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। जैसे जैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती साझेदारी इसे और मजबूती प्रदान कर रही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और सिंगापुर के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वोंग की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। रक्षा संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाते हुए रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। For this past decade, India has made remarkable advances under Prime Minister Modi's leadership. India is now the fourth largest economy in the world, with a dynamism and influence felt far beyond its borders. Our bilateral relationship has grown in tandem. Singapore is the largest foreign investor in India, accounting for around a quarter of India's foreign direct investment inflows. And our cooperation now spans a wide and diverse range of fields. Last year, PM Modi and I agreed to elevate relations to a comprehensive strategic partnership, or a CSP. This morning, we had fruitful discussions on how we can take this CSP forward. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहराई देने, व्यापार और निवेश बढ़ाने और नई तकनीकी में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सेदार होंगे। जनवरी में जब राष्ट्रपति थर्मन भारत यात्रा पर आए थे तो वे ओडिशा भी गए थे। पिछले एक साल में ओडिशा, तेलंगाना, आसाम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर जा चुके हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी हमारे स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक और नया सेतु बना है। We are honored to accept India's invitation to be a global partner for the National Center of Excellence in Chennai, which will focus on advanced manufacturing. We will also collaborate with India to set up state-level skills centers to meet industry needs in sectors like aviation, maintenance, repair and overhaul, and semiconductors. Second, we will expand cooperation in manufacturing and industrial development. Singapore companies are keen to develop sustainable industrial parks in India to support India's manufacturing ambitions.
सेमीकंडक्टर इंडिया सम्मेलन में सिंगापुर की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौते ने रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा दी है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों उनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में सिंगापुर का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में सहयोग देगा। यह सेंटर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। This morning we exchanged an MOU on cooperation in training, research and development in civil aviation. This will support the growth of our aviation sectors, facilitate trade and tourism and create more commercial opportunities. On the maritime side, we just launched phase 2 of PSA's Bharat Mumbai container terminal in Navi Mumbai, which will become India's largest standalone container terminal. And beyond physical links, we are also enhancing digital connectivity between our financial systems. Our central banks have exchanged an MOU on digital asset innovation, and we are discussing ways to further enhance cross-border data flows and capital market linkages, including through regulatory sandboxes that would allow us to test bed new innovations. दोनों देश इस बात पर भी सहमत रहे कि प्रौद्योगिकी और इनोवेशन साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं। सिंगापुर ने भारत के औद्योगिक विकास और विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने की घोषणा की। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। All of these initiatives reflect the breadth and depth of our CSP. And to guide our efforts, PM Modi and I have also agreed on a roadmap, an ambitious and detailed roadmap to chart the next phase of our relationship. In a world marked by great uncertainty and turbulence, the partnership between India and Singapore becomes even more important, because this is a partnership rooted in shared values, mutual respect and a deep reservoir of trust. दोनों देशों के बीच आतंकवाद और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता समेत कई और विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वांग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आवर रिलेशंस गो फार बियॉन्ड डिप्लोमेसी। दिस इज a partnership with purpose, rooted in shared values, guided by
mutual interest and driven by a common vision for peace, progress and prosperity. अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और सिंगापुर का सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ा है। साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और गहरा हुआ है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता राजनीतिक, सैन्य रक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने में झलकती है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिन्होंने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ संबंधों का इतिहास सदियों से चले आ रहे मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। ये दो तस्वीरें भारत और सिंगापुर के रिश्तों की मजबूती को बताने के लिए काफी हैं। दोनों देशों की साझेदारी साझा इतिहास, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है, जो समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों की डोर का इतिहास सैकड़ों वर्ष से जारी है। ये रिश्ता मजबूत वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। आधुनिक युग में इन संबंधों की नींव 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा सिंगापुर में व्यापारिक केंद्र की स्थापना से पड़ी। 1867 तक सिंगापुर कोलकाता से प्रशासित होता रहा, जिससे औपनिवेशिक संस्थानों, प्रशासनिक प्रथाओं और अंग्रेजी भाषा के उपयोग में समानताएं विकसित हुईं। सिंगापुर में एक बड़ी भारतीय प्रवासी जनसंख्या है, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। भारत उन पहले देशों में से था जिन्होंने 1965 में सिंगापुर को स्वतंत्रता प्राप्त होने के तुरंत बाद मान्यता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से 5 बार सिंगापुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2015 में और मई-जून 2018 में सिंगापुर का द्विपक्षीय दौरा किया। प्रधानमंत्री ने मार्च 2015 में सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार के लिए और नवंबर 2018 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और RCEP नेताओं की बैठक के लिए भी सिंगापुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2018 में वार्षिक शांग्री ला संवाद में मुख्य भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री और नवंबर 2018 में सिंगापुर फिनटेक महोत्सव में मुख्य भाषण देने वाले पहले शासनाध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री ने 2024 में 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा किया। राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम 14-18 जनवरी 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने 3 से 7 अक्टूबर 2016 को भारत का द्विपक्षीय दौरा किया। प्रधानमंत्री ली ने गणतंत्र दिवस समारोह और 2018 आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 से 26 जनवरी 2018 को भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ली ने रोम और बाली में G20 शिखर सम्मेलनों के दौरान बैठकें की। 24 से 26 अप्रैल 2022 से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सिंगापुर की संसद के अध्यक्ष तान चुआन जिन और वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग के साथ बैठकें की। सिंगापुर संसद के अध्यक्ष सी कियान पेंग ने P20 बैठक के लिए अक्टूबर 2023 में भारत का दौरा किया। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये FDI का प्रमुख स्रोत है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। CECA के समापन के बाद द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2004-05 के 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 34.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसकी भारत के कुल व्यापार में लगभग 2.96% हिस्सेदारी है।
वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर से हमारा आयात 21.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सिंगापुर को कुल निर्यात 12.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर निवेश को देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत था, जहां 14.94 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। सिंगापुर से भारत में FDI 174.88 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 24% है। सिंगापुर से FDI आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र हैं सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार और औषधि और फार्मास्यूटिकल्स। सिंगापुर में लगभग 9,000 भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। 6 सार्वजनिक उपक्रमों, 10 बैंकों, CII और FICCI यानी फिक्की के कार्यालय सिंगापुर में हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई थी कि इन्वेस्ट इंडिया सिंगापुर से निवेश को सुगम बनाने के लिए सिंगापुर में एक कार्यालय खोलेगा। सिंगापुर की 440 से अधिक कंपनियां भारत में पंजीकृत हैं। भारत और सिंगापुर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सक्रिय सहयोग चल रहा है। सार्वजनिक और निजी सहयोग से कौशल केंद्र परियोजनाएं 6 स्थानों पर पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही 2 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। सिंगापुर में रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्थाएं भी तैयार की गई हैं। UPI पे नाउ लिंकेज सीमा पार फिनटेक के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक विकास है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ भारत ने सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान सुविधा शुरू की है। भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग 2003 से समझौते के तहत लगातार मजबूत हो रहा है। 2015 में रक्षा सहयोग के लिए संवर्धित समझौते के तहत नवीनीकृत किया गया। दोनों पक्षों ने कई डोमेन विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे वारशिपिंग, सूचना विनियमन, वायुसेना संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग कार्य समूह, नौसेना सहयोग, आपसी समन्वय, रसद और सेवा सहायता, पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग आदि। भारत और सिंगापुर के बीच राजनीतिक नेतृत्व को लेकर तीनों सेनाओं, रक्षा उत्पादन विभाग और DRDO के स्टाफ स्तर तक कई संरक्षित रक्षा संबंध है। तीनों सेवाओं के लिए द्विपक्षीय अभ्यास है। सिम्बेक्स का 32वां संस्करण जुलाई-अगस्त 2025 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र अगस्त 2025 में भारत में आयोजित किया गया था। इसरो ने कई सिंगापुरी उपग्रहों को लॉन्च किया है। सिंगापुर का पहला स्वदेशी निर्मित माइक्रो सैटेलाइट 2011 में, दूसरा 2014 में, छठवां 2015 में और 9वां 2023 में लॉन्च किया गया। सिंगापुर ने अप्रैल 2024 में आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन की सह मेजबानी की। भारत और सिंगापुर ने जुलाई 2024 में डिजिटल स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, साथ ही सितंबर 2024 में हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक कार्यशाला आयोजित की। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने एक साइबर नीति वार्ता स्थापित करने का निर्णय लिया। उद्घाटन वार्ता अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। भारत और सिंगापुर के बीच प्रदर्शन कला, रंगमंच, संग्रहालय आदान प्रदान, कला, भाषा और युवा आदान प्रदान के क्षेत्रों में नियमित सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहते हैं। सिंगापुर का विशाल भारतीय समुदाय कई सांस्कृतिक समितियों के माध्यम से सिंगापुर में भारतीय कला रूपों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई कि द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर में तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जून 2023 में शामिल हुआ और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में सितंबर 2023 में शामिल हुआ।
सिंगापुर पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत का समर्थन करता है। सिंगापुर आसियान के साथ भारत के जुड़ाव का समर्थन करता रहा है। सिंगापुर 2021-24 की अवधि के लिए भारत के लिए आसियान देश समन्वयक था, जिसके दौरान भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया था। सिंगापुर ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, AI और शासन के लिए डेटा पर घोषणा की भारतीय पहल का समर्थन किया। भारत और सिंगापुर IORA, NAM और राष्ट्रमंडल जैसे बहुपक्षीय समूहों का हिस्सा है। 2020 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार सिंगापुर की 40 लाख निवासी आबादी में 9% भारतीय मूल के लोग हैं। सिंगापुर में 16.4 लाख विदेशी भी रहते हैं, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों में छात्र और वित्तीय सेवाओं, IT, निर्माण और समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। भारत के बाहर किसी एक शहर में IIT और IIM के पूर्व छात्रों की सबसे अधिक संख्या सिंगापुर में है। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। स्कूलों में हिंदी, गुजराती, उर्दू, बंगाली और पंजाबी भी पढ़ाई जाती है। भारत और सिंगापुर के बीच विश्वास और साझेदारी का नया युग शुरू हो चुका है। सिंगापुर और भारत के बीच सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए दोनों सरकारें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।